नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल कीटूज नॉवल वर्ल्ड 2 पर, जहां आपको मिलती हैं दिल को छू लेने वाली रोमांटिक, ड्रामेटिक और रहस्यमय कहानियां। दोस्तों, आज की कहानी है माफिया का जुनून, जहां प्यार, जुनूनी ताकत और रिश्तों के बीच एक नया मोड़ आने वाला है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि तापसी का गृह प्रवेश, एक नई शुरुआत, लेकिन माफिया की दुनिया में इतनी आसान नहीं होती, जहाँ हर कदम पर प्यार के साथ खतरे भी छिपे होते हैं। क्या तापसी इस नई जिंदगी को अपना पाएगी? क्या माफिया का जुनून उसके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा, या फिर कोई नया तूफान उनकी खुशियों को चुनौती देगा? तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। वीडियो को जरूर देखें और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कीटूज नॉवल वर्ल्ड 2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्टोरी 251 क्यूट बेवकूफ। तने तापसी की बात सुन वापस से अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेटकर उसे अपने और करीब कर लेता है, और तापसी अपनी बातों में ये महसूस भी नहीं करती, या ये कह ले कि वो अब तने के साथ हर तरह से बहुत कंफर्टेबल हो चुकी थी, या तने के प्यार ने उसे खुद पर इतना विश्वास दिला दिया था कि तापसी को कुछ भी गलत महसूस ही नहीं होता था। वो पूरी तरह से उसके प्यार में उसकी हो चुकी थी। तापसी तने को अपनी उंगलियों में गिनवाते हुए पूरी लिस्ट बता रही होती है। मुझे अपने घर पर ये भी चाहिए और वहाँ पर ये भी होना चाहिए। तापसी हर बार कुछ सोचते हुए एक एक करके सब कुछ तने को बता रही होती है। वही तने ध्यान से तापसी के चेहरे को ही देख रहा होता है। तने चाहे खुद न के बराबर बात करता था, पर वो तापसी की हर एक बात बहुत ध्यान से सुनता था। चाहे वो सब लोगों के लिए बेहद बेहद बेदर्द था, पर तापसी का दर्द, उसकी एक छोटी सी आह भी उसे गवारा नहीं थी। चाहे उसे इस दुनिया में किसी के भी जीने मरने से कोई भी मतलब नहीं था, पर तापसी के लिए वो इस पूरी दुनिया को पलट सकता था। चाहे खुद वो कोई भी तकलीफ, दुख एक्सप्रेस नहीं करता था, पर तापसी की एक मुस्कान, उसकी खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। तने खुद नहीं जानता था कि धीरे धीरे कब तापसी उसके लिए उससे भी ज्यादा जरूरी हो चुकी थी। उसके दिल में, दिमाग, यहाँ तक कि सांसों में भी बस चुकी थी। दूसरी तरफ अंकित विशाखा के घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है और विशाखा को कॉल करता है। विशाखा, जो इस वक्त नहाकर वॉशरूम से बाहर निकल रही होती है, वो अपने फोन की रिंग सुनकर फोन के पास जाती है। जब वो देखती है कि उसे अंकित कॉल कर रहा है, तो वो मुंह बनाकर फोन इग्नोर करके मिरर के पास जाकर अपने हाथों में मॉइस्चराइजर लेकर उसे अपने हाथ में और पैरों में रगड़ने लगती है। मॉइस्चराइजर लगाते हुए विशाखा खुद से बात करते हुए कहती है, कमीना कहीं का, उस दिन मुझे जबरदस्ती किस कर ली और आज बिना बात के कॉल कर रहा है। उस दिन तो कॉल नहीं की गई इससे, जिस दिन तापसी को होश आया था। अगर उस दिन कॉल कर देता तो इतना बड़ा कांड कभी होता ही नहीं। विशाखा ये सब बोल ही रही होती है कि तभी एक पत्थर उसकी विंडो से अंदर आता है, जिसकी आवाज से विशाखा पलटकर देखती है, और उस पत्थर को देखकर वो गुस्से से उस पत्थर के पास जाकर उसे उठाकर अपनी विंडो के पास जाते हुए कहती है, अबे मजनू की औलाद, मेरे घर के शीशे क्यों फोड़ रहा है बे। ये बोलते हुए वो विंडो से नीचे देखती है तो अंकित अपनी गाड़ी से टेक लेकर खड़ा ऊपर की तरफ ही देख रहा होता है। वो विशाखा को विंडो के पास खड़ा देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाता है, जिस पर उसने अपना फोन पकड़ा हुआ होता है। ये देखकर विशाखा चीरते हुए कहती है, कितना अच्छी छोरा इंसान है ये, कैसे बेशर्मी से मेरे घर के बाहर आकर खड़ा हो गया है। उसके बाद विशाखा अपनी विंडो को बंद करके अपने रूम में आकर इधर उधर कुछ ढूंढते हुए कहती है, आज तो मैंने इसका सर ही फोड़ देना है, बाय गॉड। ये बोलकर वो एक हॉकी स्टिक उठा लेती है और सीधा अपने रूम से बाहर निकल जाती है। विशाखा के मम्मी पापा वापस जा चुके थे, इसीलिए वो अपने घर पर अकेली ही रहती थी। वो कुछ ही देर में नीचे आ जाती है और उसके हाथ पर हॉकी स्टिक देखकर अंकित अपनी दोनों आईब्रो ऊपर उठाते हुए उसे देखता है, और जैसे ही विशाखा गेट से बाहर आती है, वैसे ही अंकित बोल पड़ता है, हल्का सा धक्का देने पर तुम जानती हो मैंने उस दिन क्या किया था। अब सोच लो, अगर हॉकी स्टिक से मारोगी तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर विशाखा गुस्से से हॉकी स्टिक उसके ऊपर मारने के लिए आगे आते हुए कहती है, जिसका सर फूट जाता है ना, वो इंसान कुछ भी करने लायक नहीं रहता है। अंकित ये देखकर जल्दी से कहता है, अरे पागल लड़की, रुक जाओ, मैं तापसी का मैसेज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनते ही विशाखा के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं और वो फिर धीरे से कहती है, क्या क्या लाए हो। अंकित, जिसने अब तक अपना सर बचाने के लिए उन्हें अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया होता है, वो धीरे से अपने चेहरे के आगे से अपने हाथ हटाते हुए कहता है, मैसेज। ये सुनते ही विशाखा के हाथ से हॉकी स्टिक नीचे छूट जाती है और वो एकदम से अंकित के करीब आकर खुश होते हुए कहती है, मैसेज मैसेज लाए हो तुम, ताशी का। अंकित ये देख कर हाँ में सर हिला देता है
जिससे विशाखा एक पल में ही अपने एक्सप्रेशन वापस चेंज करते हुए कहती है, तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी दो ना। विशाखा को इस तरह से बात करता हुआ देखकर अंकित कहता है, ऐसे कैसे दे दूं, और यहाँ सड़क पर खड़े होकर देखोगी क्या? वैसे भी उसने वीडियो बना कर दी है। ये सुनकर विशाखा कहती है, ठीक है चलो अंदर। विशाखा की बात सुनकर अंकित अपना एक कदम आगे बढ़ता ही है कि तभी विशाखा एकदम से उसे अपनी एक फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है, और हाँ, अगर ऐसी वैसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की ना, तो मेरे घर के अंदर जा तो तुम अपना ये पूरा साबुत सर लेकर रहे हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि बाहर आते हुए ये फुटा हुआ हो। ये बोलकर विशाखा अपने बाल झटकते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाती है। वही उसे जाते हुए देखकर अंकित, जिसने अपना फेस डरा हुआ सा बनाया था, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं की, पर काफी क्यूट बेवकूफ है। ये बोलकर वो भी विशाखा के पीछे चला जाता है। 252 गुस्सा स्टोरी तेरे विच रब दिसदा देहरादून ओएन कॉलेज ओमकार नंद कॉलेज। एक लड़का कॉलेज के बड़े से गेट के बाहर खड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिखे गए कॉलेज के नाम को पढ़ता है। ओएन कॉलेज, उत्तराखंड का सबसे बेस्ट कॉलेज। फिर वो अपना चश्मा ठीक करते हुए खुद से ही कहता है, प्रथम तेरा तो ड्रीम पूरा हो गया इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। दूसरी तरफ फुटबॉल फील्ड में एक जगह काफी भीड़ इकट्ठी हुई होती है, जहाँ पर दुनिया भर का शोर और हंगामा हो रहा होता है। वहाँ पर खड़े कुछ लड़कों ने एक ही जैसी जर्सी और नीचे से शॉर्ट्स पहने हुए होते हैं। वही एक लड़का जमीन में लेटा हुआ होता है और दूसरा लड़का उसकी छाती पर चढ़कर उसके मुंह पर मुंह मार रहा होता है। 4 लड़के और थे जो इधर उधर जमीन में पड़े हुए होते हैं। उनकी हालत देखकर ही पता चल रहा होता है कि उन्होंने भी बहुत मार खाई है। कुछ लड़के वहाँ पर ही खड़े होते हैं। जमीन में लेटे हुए लड़के के मुंह से और नाक से खून निकल रहा होता है। उसके चेहरे पर भी बहुत से निशान पड़ गए होते हैं, पर फिर भी उसकी छाती पर बैठा हुआ लड़का हूँ अभी भी उसे मारे ही जा रहा होता है। नीचे हो रहे झगड़े के बारे में सुनकर प्रिंसिपल सर के साथ स्टाफ रूम से भी 2-3 टीचर फील्ड में जाने के लिए आ जाते हैं। उनमें से एक होते हैं अनुराग सर, इस कॉलेज के इंग्लिश टीचर। अनुराग सर पूरे कॉलेज में काफी सख्त मिजाज के माने जाते हैं। फील्ड में पहुंचकर वो सब देखते हैं कि दूसरी टीम का कैप्टन नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। उसका चेहरा खून से सना है और शिवाक्ष दूसरी तरफ और 2-3 लड़कों को कूट रहा है। ये देखकर अनुराग सर अपनी सख्त आवाज में कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? उनके साथ प्रिंसिपल सर और पीछे प्रांजल और 2 टीचर और खड़े होते हैं। उस आवाज को सुनकर शिवाक्ष के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। अनुराग सर आगे आकर गुस्से से कहते हैं, शिवाक्ष डोबरियाल, ये सब क्या हो रहा है? तुम कॉलेज के प्रेसिडेंट हो, ना कि कोई गुंडे मवाली जो इस तरह से मार पिटाई पर उतर आए हो। उद्धरण चिन्ह। अपना नाम सुनकर शिवाक्ष अनुराग सर की तरफ देखता है। इस वक्त शिवाक्ष की आंखें इतनी लाल होती है, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी कितना ज्यादा गुस्से में है। कुछ टाइम बाद शिवाक्ष प्रिंसिपल बख्शी के कैबिन में खड़ा होता है। प्रिंसिपल बख्शी उसे घूर कर देख रहे होते हैं। शिवाक्ष चुपचाप उनके सामने खड़ा होता है, पर इस वक्त उसकी उन बड़ी बड़ी आंखों में कोई भी गुस्सा नहीं होता है, बल्कि एक गुरूर और एक चमक होती है, जिन्हें देखकर उसकी बड़ी बड़ी गहरी नशीली आंखें किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकने के लिए काफी थी। यह है शिवाक्ष डोबरियाल, देहरादून के बहुत बड़े बिजनेसमैन शबीर डोबरियाल का छोटा बेटा, जिसकी पर्सनैलिटी किसी भी लड़की का दिल जीतकर उसे खुद का दीवाना बनाने के लिए काफी थी। इधर उधर बिखरे थोड़ा लंबे घुंघराले काले बाल जो कुछ उसके माथे और आंखों को भी ढक रहे होते हैं। इस वक्त शिवाक्ष ने स्लीवलेस एक लूज सी जर्सी पहनी हुई होती है, जिससे उसके जिम में एक्सरसाइज से करने से बनाए हाथों की मसल साफ साफ नजर आ रही होती है। और उसके लेफ्ट हाथ की कलाई से लेकर थोड़ा ऊपर तक एक त्रिशूल का टैटू बना हुआ था। एक टैटू उसकी गर्दन के पीछे बीचों बीच में बना हुआ होता है, जो एक दहाड़ते हुए शेर का होता है, और दूसरे हाथ में एक गिटार का बड़ा सा टैटू बना होता है। कुल मिलाकर हैंडसम और हॉट पर्सनैलिटी वाला बंदा है ये शिवाक्ष डोबरियाल। शिवाक्ष के पीछे पूरे कॉलेज की लड़कियां दीवानी है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर सुबोध बख्शी शिवाक्ष के पापा शबीर डोबरियाल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो शिवाक्ष को बचपन से जानते हैं, और उनका नेचर भी थोड़ा मजाकिया टाइप का है। वो अपनी चेयर पर बैठे शिवाक्ष और उसके दोस्तों को घूरते हुए कहते हैं, एक बात बताओ लड़कों, तुम्हें क्या मैं हंसता खेलता जिंदगी जीता हुआ पसंद नहीं आता हूँ क्या? जो तुम और तुम्हारा ये लीडर शिवाक्ष रोज कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देता है, जिससे मुझे हॉस्पिटल में थेरेपी लेने के जाना ही पड़ता है। उनकी बात सुनकर शिवाक्ष उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, तो मिस्टर बख्शी उसकी तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए कहते हैं, देखो इसे देखो, देखो कैसे मुझे घूर रहा है। ये और इसका वो खड़ूस बाप दोनों ही मुझे ऐसे ही एक दिन घूर घूर कर मार डालेंगे। वो ये सब कह ही रहे होते हैं कि इतने में अनुराग सर भी केबिन के अंदर आ जाते हैं।
उनके आते ही प्रिंसिपल सर चुप हो जाते हैं और सीरियस होकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अनुराग सर शिवांश के सामने आकर खड़े होते हुए कहते हैं, शिवांश, दूसरी टीम के कैप्टन की नाक की हड्डी टूट गई है। ये सुनकर प्रिंसिपल सर कहते हैं, सत्यानाश हो जाए इन लड़कों का। सारे लड़के और अनुराग सर उनकी तरफ देखते हैं तो वो अपनी बात को ठीक करते हुए शिवांश से कहते हैं, अरे हड्डी ही तोड़ दी तुमने उस लड़के की। अगर गुस्सा ही था तो 2-4 थप्पड़ मार देते, पर उसकी नाक पर इतने सारे मुक्के मारने की क्या जरूरत थी तुम्हें। हाँ। उनके इतना बोलते ही अनुराग सर कहते हैं, बस भी कीजिए, साफ पता चल रहा है कि आप शिवांश को बस डांटने की एक्टिंग कर रहे हैं। वैसे भी आप ये बात बार बार भूल जाते हैं कि आप यहाँ इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ये सुन प्रिंसिपल सर मुंह बनाते हुए धीरे से ही कहते हैं, ये लड़का भी ना वक्त से पहले ही बुढ़ा हो गया है, सब कुछ ही समझ जाता है। फिर अनुराग सर शिवांश से कहते हैं, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम उस लड़के से माफी मांगोगे या फिर इस कॉलेज से कुछ दिनों के लिए तुम और तुम्हारे ये दोस्त रस्टिकेट किए जाएंगे। मुझे सोच समझ कर बता दो कि क्या करना है तुम्हें। अनुराग की बात सुन शिवांश, शुभम, प्रांजल और नितिन की तरफ देखता है तो वो दोनों हल्के से अपने कंधे उठाकर मुस्कुरा देते हैं। ये देखकर शिवांश वापस अनुराग की तरफ देखकर कहता है, सेकंड ऑप्शन। अनुराग शिवांश की बात सुन उसे घूरते हुए देखता और कहता है, ठीक है। क्या? अनुराग की बात का जवाब देते हुए शिवांश कहता है, मैं सेकंड ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। उस बात सुन अनुराग सर गुस्से से कुछ कहते तभी उनकी नजर प्रिंसिपल बक्सी पर चली जाती है। जी अनुराग सर को नामे सर हिलाकर इशारा करते हैं। ये देखकर अनुराग एक लंबी सांस लेकर कहता है, ओके एज यू विश। अनुराग के इतना बोलते ही वो तीनों लड़के बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास चले जाते हैं और आगे बढ़कर शुभम जैसे ही दरवाजा खोलता है, नितिन, प्रांजल और शिवांश एक तरफ हो जाते हैं। वही शुभम के दरवाजा खोलते ही 4 से 5 लड़कियां सीधा अंदर को हिलाते हुए नीचे गिर जाती है, जो इस रूम के डोर पर पूरी तरह से झुकी हुई होती है कि आखिर उनकी फेवरेट शिवांश के साथ अंदर हो क्या रहा है। और भी बहुत सी लड़कियां ऑफिस के बाहर बिल्कुल सीधी होकर खड़ी हो जाती हैं। ये देखकर नितिन कहता है, ई देखो हमरे शिवांश बाबू और ये उनके पीछे पड़ी पगलेट लड़कियां। नैनीताल, एक पहाड़ी पर एक लड़की अपनी बाहें फैलाए खड़ी होती है, ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही होती है। उसने एक पिंक कलर का सूट और व्हाइट कलर की लेंगिंग पहनी होती है। उसने अपने दुपट्टे को अपने गले में एक राउंड घुमाकर पहना होता है, जिससे उसका दुपट्टा भी हवा में उड़ रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की उसे आवाज देते हुए कहती है, त्रिवी वी वी वी। अपना नाम सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए पलटकर पीछे मुड़कर देखती है तो धूप में उसका गोरा रंग चमक रहा होता है। उसकी पतली सी नाक और बड़ी बड़ी हल्की सी ग्रीन कलर की आंखें और उस पर उसकी पतले से खूबसूरत होठ और उसके हाथ की कलाई के साइड पर एक छोटा पर प्यारा सा टैटू बना हुआ होता है, जो एक शकल बना हुआ था, जिसके आधा शकल पर खूबसूरत सा चांद और दूसरी तरफ के आधे शकल पर जलता हुआ सूरज का टैटू होता है। उस लड़की के कमर से थोड़ा सा ही ऊपर तक घने काले लंबे बाल थे। ये लड़की है त्रिवी। त्रिवी मुस्कुराते हुए सामने खड़ी लड़की से कहती है, संतो आ गई तुम। संतो जल्दी से त्रिवी के पास जाकर कहती है, अरे तुमने जब महादेव के दर्शन कर लिए हैं तो फिर घर क्यों नहीं चल रही हो। घर पर मांझी और बाबूजी तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें इस पहाड़ी में आकर पता नहीं क्या ही मजा आ जाता है, जो रोज दर्शन के बाद यही आ जाती हो। संतो की बात सुनकर त्रिवी मुस्कुराकर कहती है, क्या करूं संतो, बचपन से ही मुझे ये जगह बहुत पसंद है। अब मैं 15-20 दिनों के लिए जा रही हूँ तो सोचा कि एक बार इस जगह को अपने अंदर बस अच्छे से बसा लूं। त्रिवी की बात सुनकर संतो अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ 15-20 दिन बाद भी तुम्हें तुम्हारे महादेव और ये जगह यही मिल जाएंगे। तुम्हें छोड़कर कहीं भाग नहीं जाएगी, पर अगर इस वक्त तुम तुरंत घर नहीं चली तो माँ जी तुम्हें जरूर फटकार लगा देंगी। संतो की बात सुन त्रिवी जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहती है, हाँ तो तुम ही हो जो इतनी देर से यहाँ पर खड़ी होकर मुझसे बातें कर रही हो, वरना मैं तो अभी तक घर भी पहुँच जाती। ये बोलकर त्रिवी जल्दी से उसके सामने से निकल जाती है। त्रिवी की बात सुनकर संतो मुंह बनाते हुए कहती है, त्रिवी की बच्ची रुको तुम जरा। पर अब त्रिवी कहाँ रुकने वाली थी, वो जल्दी आगे की तरफ आकर महादेव के मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ते हुए कहती है, ओम नमः शिवाय, और फिर वहां से भाग जाती है। 253 चिड़चिड़ापन। विशाखा अंकित को लेकर अंदर आती है और अंदर आने के बाद वो अंकित की तरफ पलटकर कहती है, हाँ तो अब जल्दी से बताओ कि तापसी ने मेरे लिए क्या मैसेज भेजा है। विशाखा की बात सुनकर अंकित उसे घूर कर देखते हुए कहता है, कैसी इंसान हो तुम। ये सुन विशाखा उसकी तरफ देखते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करके देखती है, मानो जैसी पूछ रही हो मतलब। ये देख अंकित कहता है, यार तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है तो तुम उसे बैठने के लिए भी ऑफर नहीं करती हो,
इतनी तमीज तहजीब नाम की चीज भी नहीं सीखी है क्या तुमने? अंकित की बात सुनकर विशाखा बड़े घमंडी तरीके से कहती है, वो क्या है ना, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मेरे अंदर इतने सारे गुण हैं, यानी कि मैं इतनी ज्यादा गुणों की खान हूँ कि एक तमीज के बिना भी मेरा काम आराम से चल जाता है। ये सुन अंकित कुछ कह ही नहीं पाता। फिर विशाखा उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अब खड़े मत रहो, बैठ जाओ और फिर जल्दी से बताओ कि तापसी ने क्या मैसेज भेजा है। ये सुन अंकित अपने पॉकेट से एक फोन निकालकर विशाखा की तरफ बढ़ा देता है। विशाखा उससे फोन को लेकर देखती है तो उस पर एक वीडियो होता है जो तापसी का होता है। विशाला जल्दी से वीडियो को प्ले करते हुए देखने लगती है तो उस वीडियो में तापसी अपने बेड के ऊपर बैठी होती है। उसने अभी भी हॉस्पिटल का गाउन ही पहना होता है। वो मुस्कुरा कर अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, हाय विशु, कैसी है तू? मैं जानती हूँ तुझे मेरी बहुत फिक्र हो रही होगी और मेरी फिक्र के बहाने तूने तो अपने 3-4 केजी तो ऐसे ही कम कर दिए होंगे, पर अब टेंशन मत ले, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जल्द तने मुझे घर भी लेकर जाने वाले हैं, तो बस तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर ले। उस वीडियो को देखते हुए विशाखा की आंखें नम हो जाती है। उसे ऐसे देखते हुए अंकित अपने मन में ही सोचता है, अभी कुछ देर पहले तो मेरे साथ बिल्कुल जंगली शेरनी बनी हुई मेरा सर फोड़ने के लिए तैयार थी, और अब देखो तापसी का वीडियो देखते ही कैसे गौ माता बन गई है ये लड़की। ये सोचते हुए अंकित के दिमाग में अचानक से एक बात आती है और वो विशाखा की तरफ देखता है। कुछ देर बाद अंकित आराम से सोफे पर बैठा होता है और विशाखा 2 कॉफी मग में कॉफी लेकर आती है। वो एक मग अंकित की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तुम मेरे लिए यहाँ तक ताशु का वीडियो लेकर आए, उसके लिए सिर्फ ये थैंक कॉफी समझो, इससे जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश मत करना, समझे? अंकित विशाखा के हाथ से कॉफी मग लेते हुए कहता है, पहली बार मैं किसी को इतने अजीब तरीके से थैंक यू बोलते हुए देख रहा हूँ। अंकित की बात सुनकर विशाखा मुंह बनाते हुए उसके बगल में बैठ जाती है। अंकित कॉफी की एक शिप लेते हुए विशाखा की तरफ देखता है और फिर कहता है, क्या तुम जानती हो कि तनय और तापसी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं? ये सुन विशाखा, जिसने अभी अभी कॉफी मग से एक घूंट कॉफी पी ही होती है, उसके मुंह से एकदम से कॉफी बाहर निकल जाती है और वो खांसने लगती है। दूसरी तरफ तापसी एक ही रूम में बैठे बैठे बोर हो चुकी होती है। उसे बहुत चिड़चिड़ाहट सी हो रही होती है। तनय की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है तो वो इस वक्त रूम में नहीं होता है। तापसी कुछ देर अपने रूम में रखे प्लांट्स को पानी देती है, फिर कुछ देर विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब उससे रहा नहीं जाता तो वो अपना रूम खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर कई सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। वहां पर एक लंबी सी गैलरी होती है जिसमें अभी कम से कम 30 गार्ड खड़े होते हैं। वो गैलरी के दोनों तरफ खड़े होते हैं। उन्हें देखकर तापसी को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो दरवाजे पर खड़ी रहकर ही सोचती है, इतने सारे गार्ड्स इस तरह से मेरे रूम के बाहर क्यों खड़े हैं? वही सभी गार्ड्स की नजरें झुकी हुई होती है। तभी तापसी को दूसरी साइड से एक बेहद कर्कश और सर्द आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ? उस आवाज को सुन तापसी दूसरी तरफ मुड़कर देखती है तो वहां पर अपनी गहरी नजरों से उसे तने घूर कर देख रहा होता है। तापसी तने की उन नजरों से घबराने की बजाय अपना मुंह बनाकर वापस अंदर चली जाती है। अंदर आकर तापसी अपने बेड पर बैठ जाती है और गुस्से से एक पिलो उठाकर अपनी गोद में रखते हुए कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं रूम में नहीं बल्कि जेल में हूँ, जेल में। वहीं तने भी रूम के अंदर आ जाता है और तापसी को ऐसे खुद में बड़बड़ाते हुए देखकर वो टेबल की तरफ बढ़कर एक गिलास पानी का लेकर तापसी की तरफ बढ़ा देता है। तापसी अपने आंखों के आगे जब उस पानी के गिलास को देखती है तो मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मुझे नहीं चाहिए पानी, मुझे खुली हवा चाहिए। तने तापसी की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, डू यू वॉन्ट मी टू गिव यू वाटर इन अनदर वे? तने की बात सुनकर तापसी एक पल के लिए तने की तरफ देखती है और अगले ही पल वो उसके हाथ से वो पानी का गिलास लेकर पूरा गिलास पानी का पी जाती है। तापसी के होठों के साइड में कुछ बूंद पानी की अटक गई होती है जिसे देखकर तनय अपना हाथ बढ़ाकर उसके होठों पर अटके पानी की बूंदों को अपने अंगूठे से साफ कर देता है। तापसी कुछ नहीं कहती पर वो अभी भी मुंह फुलाकर बैठी हुई होती है। ये देखकर तनय अपना फोन निकालकर एक मैसेज टाइप करता है और कुछ ही देर में एक बार डोर नॉक होता है और फिर एक गार्ड अंदर आता है। उसके हाथ में एक लैपटॉप और हेडफोन होता है। वो उसे डोर के पास ही रखे टेबल के पास रखता है और बिना रूम में एक भी नजर डाले वापस चला जाता है। तनय वो लैपटॉप और हेडफोन उठाकर तापसी के पास आता है और उसे वो लैपटॉप और हेडफोन देते हुए कहता है, वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी? ये सुनते ही तापसी तनय की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराते हुए जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। तनय तापसी को वो लैपटॉप और हेडफोन दे देता है और खुद तापसी के सामने लगे बड़े से सोफे के पास चला जाता है जहाँ पर तनय का खुद का लैपटॉप रखा होता है। तनय आधी रात तक अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है।
पर कई बार वो तापसी की तरफ भी देख रहा होता है, जो मुस्कुराते हुए लैपटॉप की तरफ देख रही होती है। वो शायद कोई रोमांटिक सीरीज देख रही थी। 254 सस्ता नशा। अंकित की बात सुन विशाखा के मुंह से पूरी कॉफी बाहर निकल जाती है और साथ ही उसे खांसी भी आ जाती है। खांसते हुए विशाखा अपने सीने पर हाथ रख लेती है। ये देख अंकित विशाखा के करीब बढ़कर उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, क्या कर रही हो? आराम से, कुछ काम नहीं होता है क्या तुमसे? वही विशाखा थोड़ा शांत होकर अंकित की तरफ देखती है और उसके थोड़ा करीब खिसक कर अपनी नाक उसके मुंह के पास रखकर उसे सुनते हुए कहती है, आई थिंक ड्रिंक की तो कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। फिर वो अंकित की आंखों में देखते हुए शक भरी आवाज में कहती है, तो कोई सस्ता नशा कर आए हो तुम, वरना इस तरह की कोई भी बकवास नहीं कर रहे होते। कभी बोलते हो कि मिस्टर तनेजा और तासी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, कभी बोल रहे हो कि सिर्फ मिस्टर तनेजा ताशी को बचपन से जानते हैं। विशाखा ये सब बोले जा रही होती है, वही अंकित अपनी सांस रोक कर बैठा हुआ होता है, क्योंकि विशाखा का फेस उसके नजदीक बेहद नजदीक होता है। वो अपनी लार निगलते हुए विशाखा से कहता है, थोड़ा दूर रहकर बात करो। ये सुनकर विशाखा अपना मुंह बनाते हुए अंकित से थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है और धीरे से खुद से कहती है, बड़ा आया दूर होकर बैठो कहने वाला, कितना शरीफ बन रहा है और बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैं जानती ही नहीं इसको, चिपड़ कहीं का। विशाखा के दूर होते ही अंकित एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं कोई नशा करके नहीं आया हूँ, और ये भी सच है कि तने तापसी को पहले से ही जानता है। ये सुनकर विशाखा थोड़ा तेज आवाज में बोलते हुए कहती है, अबे तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती है? तुम्हें पता है तासी और मैं बचपन के दोस्त हैं। पहली बार स्कूल साथ में जाने से लेकर और लास्ट दिन कॉलेज के गेट से बाहर आने तक ताशी और मैं साथ ही थे। तो मिस्टर तनेजा कौन सी बहती हवा सा था वो बनकर आए, जो मुझे ही वो नजर नहीं आए। विशाखा की बात सुनकर अंकित अपने मन में कहता है, यानी कि तापसी तने को नहीं जानती थी, तो फिर तने के पास वो स्केच। इतना सोचकर अंकित अपना सर झटकते हुए वापस से अपने मन में कहता है, ये सब चल क्या रहा है? जितना उलझा हुआ खुद तने है, उतनी ही उलझी हुई उसकी हरकतें भी है। अंकित ये सब सोच ही रहा होता है, तभी विशाखा उसे देखकर उसके आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, ओ हीरो झाजी आदमी, कहाँ सोच में गुम हो गए हो? तुम ना सच में तो कहीं कोई ड्रग्स लेकर तो नहीं आए हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? अंकित विशाखा की बात सुनकर चिढ़ते हुए कहता है, कितनी बकवास बातें करती हो यार तुम, और मैं कोई नशा वशा करके नहीं आया हूँ समझी, बल्कि मैं कोई ड्रग्स भी नहीं लेता हूँ और कुछ और नशा भी नहीं करता हूँ। ये सुनकर विशाखा मुस्कुराते हुए कहती है, ओ रियली? तो क्या करूँ मैं? शादी कर लूँ तुमसे, जो तुम मुझे अपने यहाँ सारे सद्गुण बता रहे हो। देखो तुम यहाँ जो काम करने आए थे वो तुमने कर दिया, अब उठो और निकल लो यहाँ से। पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो तुम मेरा। विशाखा की बात सुनकर अंकित अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ठीक है जा रहा हूँ। ये बोल अंकित वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। वैसे भी वो यहाँ 3 रीजन की वजह से ही आया था। पहली, उसे विशाखा से मिलने का मन था। दूसरी, उसे विशाखा को तापसी का वीडियो दिखाना था। और तीसरी, उसे ये जानना था कि सिर्फ तने ही तापसी को पहले से जानता है या तापसी भी तने को जानती थी। दूसरी तरफ तापसी, जिसे वीडियो देखते देखते कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तने जब अपनी नजर तापसी की तरफ करता है और उसे सोया हुआ देखकर तने तापसी की तरफ बढ़कर उसके पास जाता है और फिर उसके कानों से वो हेडफोन निकालकर लैपटॉप बंद कर देता है। फिर तने उन सब चीजों को एक तरफ कर तापसी को बहुत आराम से बेड पर लेटा देता है। तापसी इस वक्त बहुत आराम से और गहरी नींद में सो रही होती है। तने उसकी तरफ एकटक देख रहा होता है और उसकी आंखों के आगे वो टाइम आ जाता है जब उसने पहली बार तापसी को देखा था। 255 स्केच। तने तापसी को देखते हुए उस वक्त को याद करता है जब उसने पहली बार तापसी को देखा था। 12 साल पहले, तनेजा हाउस। 14 साल का तने अपनी कराटे क्लास से वापस आ रहा होता है। तने की हाइट अच्छी खासी होती है। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर का अपर और उसी के साथ का एक ब्लैक कलर की ट्रैक पैंट पहनी हुई होती है। तने के कंधे पर एक स्पोर्ट्स बैग टंगा होता है जिस पर बाहर से बॉक्सिंग ग्लव्स भी लटक रहे होते हैं। उसने अपने दोनों हाथ अपनी ट्रैक पैंट की पॉकेट में डाले हुए होते हैं। तने किसी आम बच्चों की तरह नजर नहीं आ रहा होता है। वो काफी सीरियस लग रहा होता है। उसकी आंखें अभी भी काफी सर्द, डरावनी और एकदम गहरी होती है। उसके आसपास का ऑरा अभी भी काफी खतरनाक महसूस हो रहा होता है। तने जैसे ही घर के मैन डोर के पास पहुंचता है तभी उससे अंदर से आता हुआ एक आदमी टकरा जाता है। उस आदमी ने एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई होती है। उसके हाथ में एक फाइल होती है।
जो उसके हाथ से तने से टकराने की वजह से छूट जाती है, और कुछ पेपर और एनवेल जो उस फाइल के अंदर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तने से टकराते ही वो आदमी घबराते हुए अपना सर झुकाकर कहता है, सॉरी सॉरी, मैंने आपको आते हुए देखा नहीं, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो आदमी जल्दी जल्दी से वो सारे बिखरी हुई चीजें उठाने लगता है। तने अभी भी अपनी जगह पर बिना कुछ कहे खड़ा होता है। उसके हाथ अभी भी उसकी पॉकेट के अंदर ही होते हैं। वो आदमी अपनी सारी चीजें उठाने के बाद फिर से तने के सामने अपना सर झुकाकर वहां से जल्दी से निकल जाता है। उसके जाते ही तने अपना एक कदम आगे बढ़ाने को होता ही है कि तभी उसकी नजर एक व्हाइट कलर के पेपर पर जाती है जो उसके पैर के नीचे शायद उड़ते हुए आ गया था। तने अपना पैर वापस पीछे लेते हुए उस पेपर को उठा लेता है और पलट कर देखता है। पलट कर देखने पर तने देखता है कि वो एक पिक्चर है जिसमें एक बहुत क्यूट सी सुंदर सी बच्ची की पिक होती है जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल के आसपास की होगी। लेकिन वो लड़की बहुत प्यारी थी और सबसे ज्यादा सुंदर थी उसकी वो आंखें, उसकी वो बड़ी बड़ी नीली आंखें, बेहद सुंदर और अट्रैक्टिव आंखें। तने उस बच्ची की पिक को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। ऐसी बहुत ही कम चीजें या लोग थे जो तने का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते थे, और इस वक्त तने का पूरा ध्यान उस पिक्चर पर ही होता है। इस वक्त तने ने एक हाथ में वो पिक्चर और अपने दूसरे हाथ को अभी भी अपनी पॉकेट में डाला हुआ होता है। तने उस पिक्चर को देख ही रहा होता है कि इतने में वो आदमी जल्दी से वापस आते हुए तने के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तने के हाथ में वो पिक्चर देखकर वो आदमी घबराते हुए कहता है, सर वो मेरी फाइल से गिरी है। उस आदमी की बात सुनकर तने एक नजर उसकी तरफ देखता है तो वो आदमी तुरंत अपनी नजरें और सर दोनों ही झुका लेता है और धीरे से कहता है, सर वो मेरी बेटी है। ये सुन तने वापस से अपनी नजर उस तस्वीर की तरफ कर लेता है और फिर उस तस्वीर को उस आदमी की तरफ बढ़ा देता है। वो आदमी हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और तने के हाथ से वो तस्वीर ले लेता है और जल्दी से वहां से वापस बाहर के लिए चला जाता है। उस आदमी के जाते ही तने भी अंदर चला जाता है। 2 दिन बाद तने, साहिल और अंकित लंदन चले जाते हैं क्योंकि वो तीनों अपने स्कूल हॉलीडेज के लिए मुंबई आए हुए होते हैं। तने वापस जाने के बाद जब भी अपनी आंखें बंद करता है उसकी नजरों के सामने उसी बच्ची का चेहरा आ रहा होता है। तने चाहकर भी उस लड़की का चेहरा भूल नहीं पा रहा होता है। जब वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है तो वो एक पेंसिल और पेपर लेकर उस लड़की को उस पेपर पर उतारने की कोशिश करने लगता है। जब तने की ये कोशिश पहली बार में नाकाम हो जाती है तो तने उस पेपर को फेंक कर अपनी आंखें बंद करता है और फिर उस लड़की के चेहरे को याद करके फिर से स्केच बनाने लगता है। दूसरी बार में स्केच बिल्कुल ठीक बनता है। अब तने कई बार उस बच्ची का स्केच बनाता था और उसे ऐसे करते अंकित और साहिल ने भी देखा था। जब साहिल ने तने से पूछा कि वो किसका स्केच बना रहा है तो तने ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। उन दोनों ने कई बार तने को उस लड़की का स्केच बनाते हुए देखा था। उन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि ये कौन लड़की है और क्यों इसका स्केच तने बार बार बनाता रहता है। प्रेजेंट टाइम, तने अभी भी तापसी को ही देख रहा होता है। वो उस वक्त को सोच रहा होता है जब उसने पहली बार तापसी की वो तस्वीर देखी थी। उस तस्वीर में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था तने को उन आंखों ने जो आज भी उतनी ही खूबसूरत है और आज भी उनमें उतनी ही मासूमियत नजर आती है। तने ही जानता है जब भी तने को नींद नहीं आती थी या वो बहुत बेचैन हो जाया करता था तो वो हमेशा ही तापसी का स्केच बनाता था। पता नहीं क्यों और कैसे, पर उसे इससे बहुत सुकून और चैन मिलता था। इसीलिए जब उसने अपने रूम में पहली बार तापसी की वो आंखें देखी थी तो वो देखता ही रह गया था। ये सोचते हुए तने तापसी के हाथ को अपने हाथ में ले हल्के से अपने होठ उसके हाथ पर रख देता है। फिर वो तापसी के चेहरे को देखते हुए वो उसकी आंखों पर किस करता है और फिर हल्के से उसके होठों पर अपने होठ रख उसे प्यार से किस कर लेता है। 256 कौन मेरा क्या तू लगे। 2 दिन बाद तापसी बहुत एक्साइट होती है क्योंकि वो तने के साथ आज अपने घर जा रही होती है। आज माही, साहिल और अक्षत ये तीनों भी हॉस्पिटल आए हुए होते हैं। माही तापसी का सारा सामान पैक कर रही होती है। तापसी वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है क्योंकि उसने अभी भी हॉस्पिटल का गाउन ही पहना हुआ होता है। इतने में माही तापसी का पूरा सामान उसके बैग में रख देती है। तभी तापसी भी चेंज करके बाहर आ जाती है। वो वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलती है माही तापसी की सभी मेडिसिन उसके बैग में रखते हुए कहती है, तापसी तुम्हारी सारी मेडिसिन यहीं पर रखी हुई है ना, कुछ कहीं और तो नहीं रखी है। ये बोलकर माही पीछे मुड़कर देखती है तो तापसी को देखती ही रह जाती है। तापसी ने अभी ये लाइन रेड कलर का शूट पहना हुआ होता है जिसका वो अभी दुपट्टा ठीक कर रही होती है। हाथों में अपना शादी का चूड़ा उसने पहना हुआ होता है।
गले में तने का पहनाया हुआ डायमंड मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाया होता है। तापसी ने अभी भी अपने बालों की एक चोटी ही बनाई होती है और बिना किसी मेकअप के भी वो बहुत सुंदर लग रही होती हैं। एक सिंदूर और मंगलसूत्र ने ही तापसी की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए थे। माही तो उसे बस देखे ही जा रही होती है। तापसी अपना दुपट्टा ठीक करते हुए ही माही से कहती है, तुम कुछ कह रही थी क्या माही? ये बोल वो माही की तरफ देखती है। वही माही को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर तापसी उसे कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तापसी की बात सुनकर माही मुस्कुराते हुए कहती है, तुम आज बहुत। इससे पहले माही कुछ आगे कहती, तभी रूम का डोर खुलता है और तने अंदर आ जाता है। तने को देखकर माही एकदम से चुप हो जाती है और जल्दी से अपना सर झुका लेती है। वही तने भी जब तापसी की तरफ देखता है तो एक पल के लिए उसकी निगाहें भी उस पर ही टिक जाती है। तने तापसी की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है और वो अपना फोन लेकर वापस रूम से बाहर निकल जाता है। तने के रूम से जाते ही माही एक चैन की सांस लेती है और तापसी अपना मुंह बनाकर अपने मन में ही कहती है, सबको मैं खूबसूरत लग सकती हूँ, बस इन्हें ही नहीं लग सकती। तापसी ये सोच ही रही होती है कि इतने में वापस से डोर खुलता है और कुछ डॉक्टर अंदर आते हैं। उनमें से सबसे आगे वही सीनियर लेडी डॉक्टर होती है जिसने इस दौरान पूरा तापसी का ट्रीटमेंट किया होता है। तापसी उन्हें देखकर मुस्कुराती है और आज बदले में वो भी तापसी को देखकर एक स्माइल कर देती हैं। उन डॉक्टर की उम्र 48 के आसपास की होती है। उन्हें खुद की तरफ देख स्माइल करता हुआ देखकर तापसी हैरान रह जाती है, क्योंकि जब से उसे होश आया था वो रोज उन्हें देखकर एक प्यारी स्माइल करती थी, बट वो डॉक्टर कभी भी वापस से तापसी के लिए स्माइल नहीं करती थी। पर आज वो स्माइल करते हुए तापसी से कहती है, तापसी नाउ यू मस्ट बी फीलिंग गुड राइट? तापसी ये सुनकर मुस्कुराते हुए ही कहती है, यस डॉक्टर बसंत, आफ्टर ऑल आई एम गोइंग होम। तापसी की बात सुनकर डॉक्टर अपने बगल में खड़ी नर्स के हाथ से एक फूलों का बुके लेकर तापसी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये आपके लिए। उस बुके को देखकर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए तापसी कहती है, थैंक यू मैम, पर आपको मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी मैम, देना तो मुझे आपको चाहिए, आखिर आपने मेरे लिए इतना कुछ जो किया है। तापसी की बात सुनकर डॉक्टर बसंत मुस्कुराते हुए कहती है, हमने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है तापसी, बाकी जो कुछ भी किया है वो आपके लिए आपके हस्बैंड ने किया है और उन्होंने पता है क्या किया है। इतने टाइम तक आपके ठीक होने का वेट, वो रात भर नहीं सोते थे। कई बार मैंने और मेरे स्टाफ ने उन्हें आपके पास खड़े रहकर आपको देखते हुए देखा है जब आप इतने दिनों तक बेहोश थी तब। उनकी बात सुन तापसी हैरान रह जाती है। फिर डॉक्टर बसंत कहती है, ओके अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा और अभी भी आपको कुछ कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, ओके? उनकी बात सुन तापसी हाँ में सर हिला देती है और ये सब बोलकर डॉक्टर और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी माही भी तापसी के पास आकर कहती है, वैसे डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही थी ताशी, मैं सर को कुछ सालों से जानती हूँ पर मैंने उन्हें इतने पेशेंस के साथ किसी के साथ भी डील करते हुए नहीं देखा है जितना पेशेंस से वो तुम्हें हैंडल करते हैं। ये सुन तापसी मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद तापसी का सारा सामान माही और अक्षत गाड़ी में रखवा देते हैं और फिर अंकित, अक्षत और माही भी नीचे चले जाते हैं। तापसी भी जैसे ही रूम से बाहर निकलने को होती है वो एकदम से लड़खड़ा जाती है। वो गिरती उससे पहले ही तने उसको पकड़कर थाम लेता है। तापसी अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखती है तो तने उसे ही घूर कर देख रहा होता है। फिर वो अगले ही पल तापसी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर रूम से बाहर निकल जाता है। तापसी को डॉक्टर बसंत और माही की कही हुई बात याद आती है और वो तने को देखती है और इस वक्त तापसी की सिचुएशन के हिसाब से ये सॉन्ग बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा होता है। तने तापसी को लेकर एलिवेटर के अंदर चले जाता है। कौन मेरा, मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे। तापसी तने के गर्दन के पास अपने दोनों से पकड़े हुए होती है और वो सिर्फ और सिर्फ तने को ही देख रही होती है। बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे, कौन मेरा, मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे। अब तने तापसी को लेकर एलिवेटर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के पास आता है। एक गार्ड तने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो तने बहुत आराम से तापसी को उसके अंदर बैठाकर खुद दूसरी तरफ से आने लगता है और तापसी मुड़कर उसे देखते हुए, छोड़कर ना तू कहीं भी दूर अब जाना, तुझको कसम है। अब तने दूसरी तरफ से अंदर आकर बैठ जाता है तो तापसी अभी भी उसी की तरफ देखती रहती है और अब आगे साथ रहना जो भी है, तू झूठ या सच है या भरम है, अपना बनाने का जतन कर ही चुके अब तो। अब तापसी तने की बाजू में अपने हाथ डालकर उसके कंधे पर अपना सर रख देती है और भैया पकड़ कर आज चल, मैं दूं बता सबको, कौन मेरा, मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे। बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे, कौन मेरा, मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे।
257 गृह प्रवेश। कुछ ही देर में तने की गाड़ी एक बड़े से विला के सामने आकर रुकती है। उसकी गाड़ी के पीछे कम से कम 20 से 25 और गाड़ियां और भी होती हैं। गाड़ी रुकते ही तापसी गाड़ी से बाहर देखती है तो वो एकदम अलग ही जगह होती है। वो आज से पहले कभी भी यहाँ पर नहीं आई होती है। सामने एक बहुत बड़ा सा मेंशन होता है जो पूरी तरह से फूलों और लाइटिंग से सजा हुआ होता है। वो पूरा का पूरा मेंशन व्हाइट कलर का होता है और क्योंकि अभी शाम हो गई होती है तो वो पूरा घर बहुत सुंदर लग रहा होता है। तापसी उस घर को देख ही रही होती है कि इतने में तने गाड़ी से बाहर निकलकर तापसी के लिए उसकी तरफ का डोर खोलता है। तापसी बाहर खड़े तने की तरफ देखती है तो तने उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तापसी ये देखकर अपना हाथ तने के हाथ में देकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। तने तापसी को लेकर आगे बढ़ता है और उस मेंशन के बड़े से गेट के पास लेकर जाता है। तापसी उस घर को देखते हुए कुछ पूछती तभी उसकी नजर उस बड़े से गेट के एक साइड पर लगे नेम प्लेट पर पड़ती है। वहां पर ब्राउन कलर की नेम प्लेट पर गोल्डन कलर के बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ होता है तापसी पैलेस। उस नेम प्लेट को देखकर तापसी उसके पास जाती है और उन अक्षरों पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है तातापशे पैलेस। वो पढ़ते हुए तापसी की आंखों में नमी आ जाती है। वो तने की तरफ देखती है तो तने अपनी उसी कर्कश आवाज में कहता है दिस इज योर हाउस। तने की बात सुन तापसी के आंखों में आई नमी आंसू बनकर उसकी आंखों से गिरने लगती है। बचपन से लेकर आज तक तापसी कई घरों में रही थी पर उसका अपना घर कोई भी नहीं था। बचपन में उनके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद संध्या और तापसी कई रिश्तेदारों के घर रहे पर वो सभी बस संध्या को ही अपने साथ रखना चाहते थे, तापसी को नहीं। जब संध्या को ये महसूस हुआ तो वो तापसी को लेकर अपने घर वापस आ गई। सभी रिश्तेदारों को ये बोलकर को वो खुद अपनी बहन का और अपना ख्याल रखेगी। उसे किसी की भी घर और सहारे की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपनी बहन की जरूरत है। तापसी अपनी ही सोच में गुम होती है कि तभी गेट के खुलने की आवाज से वो एकदम से अपनी सोच से बाहर निकलती है। अंकित गेट खोलता है तो तापसी देखती है कि सामने बहुत बड़ा ग्राउंड होता है जहाँ एक तरफ बहुत सुंदर सा और बड़ा गार्डन होता है तो दूसरी तरफ पूरे ग्राउंड में बस हरी मुलायम घास बिछी हुई होती है। उस पूरे ग्राउंड के तीनों तरफ किनारे पर बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए होते हैं जो उस पूरी जगह की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं। तापसी उस पूरी जगह को देख ही रही होती है तभी तने तापसी का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले जाते हुए कहता है चले। तापसी जैसे ही गेट से अंदर कदम रखती है तो देखती है कि गेट से लेकर घर तक जाने वाले पूरे रास्ते पर उसके कदमों के नीचे फूल ही फूल बिछे होते हैं। तने तापसी को लेकर घर के मेन डोर तक लेकर जाता है तो तापसी देखती है कि वो डोर बंद होता है। ये देखकर तापसी थोड़ा कंफ्यूज होकर तने की तरफ देखती है पर तने उस डोर को ही देख रहा होता है। इतने में वो डोर खुल जाता है और उस डोर के सामने खड़ी विशाखा चिल्लाते हुए कहती है सरप्राइज। उसके बगल में किंजल भी खड़ी होती है। विशाखा को देखकर तापसी के होठों पर स्माइल आ जाती है पर उसके साथ साथ वो थोड़ा हैरान भी हो जाती है। विशाखा ने इस वक्त एक येलो कलर का सुंदर सा फ्रॉक सूट पहना हुआ होता है और उसके हाथ में एक आरती की थाल होती है। उसके बगल में खड़ी किंजल ने भी एक पिंक कलर का प्यारा सा सूट पहना होता है और उसके हाथ में भी एक थाल होती है। वो आगे बढ़कर तापसी के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहती है भाभी आपका आपके नए घर में बहुत बहुत स्वागत है। किंजल के मुंह से खुद के लिए भाभी सुनकर तापसी अपनी आंखें बड़ी करके पहले उसकी तरफ देखती है और फिर विशाखा की तरफ अपनी नजरें घुमाती है तो विशाखा बदले में मुस्कुराकर अपने कंधे उचका देती है। तभी किंजल उस थाल को आगे बढ़ाते हुए कहती है भाभी अपने घर के दरवाजे पर अपने हाथों की छाप छोड़ दीजिए ताकि हमेशा ये एक याद रहे कि ये छाप आपके पहले कदम की निशानी है। किंजल की बात सुन तापसी मुस्कुराकर उस थाल में अपने हाथ डुबाकर दरवाजे की साइड वाली दीवार पर लगा देती है जिससे पीले रंग के हल्दी की छाप उस जगह पर पड़ जाती है। ये देख तने को छोड़कर बाकी सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। तने तो बस तापसी की तरफ देख रहा होता है। उसके फेस पर आई वो रौनक और खुशी को जो तापसी को ये सब रस्में करने से मिल रही होती है। तने तो कभी भी इन सब चीजों को नहीं मानता था। उसने तो पहले ही तापसी से अपने हिसाब से कोर्ट मैरिज कर ली थी पर बस तापसी की खुशी के लिए वो इन सब चीजों को होने दे रहा होता है। इतने में विशाखा भी तापसी से कहती है अब तू आराम से इस चावल से भरे लोटे को अपने पैर से अंदर की तरफ गिराकर इस आलते की थाली पर पैर रखकर अपने इस नए नवेले घर में अपना गृह प्रवेश कर ले। विशाखा की बात सुनकर तापसी मुस्कुराते हुए कहती है जी सासू माँ जैसा आप कहें। तापसी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वही विशाखा अपनी कमर में हाथ रखते हुए तापसी को घूरते हुए कहती है बहू रानी ज्यादा मुंह मत चलाओ और फटाफट कदम बढ़ाओ। विशाखा की बात सुनकर भी सबकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। तापसी विशाखा के कहे अनुसार वैसे ही करती है। उसे चावल से भरे लोट को अंदर की तरफ गिराकर वो थाली पर पैर रखकर अंदर चली जाती है
पर उससे पहले वही दरवाजे पर विशाखा उसकी आरती करती है। अब नई नवेली दुल्हन के आने पर जो भी रस्में होनी थी वो हो जाती है और तापसी घर के अंदर आ जाती है। अंदर आकर तापसी देखती है कि घर जितना खूबसूरत बाहर से देखने में है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत अंदर से होता है। हर जगह बहुत ही महंगे पेंटिंग्स और शोपीस लगे हुए होते हैं। तनय अंदर आकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसे जाते देखकर तापसी को थोड़ा बुरा लगता है। अंकित तापसी को इस तरह से उदास देखकर कहता है, इतने दिन तनय तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में था ना, इसलिए बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अंकित की बात सुनकर तापसी से हाँ में सर हिला देती है। फिर विशाखा उसके गले लगते हुए कहती है, कैसी है तू, अब ठीक तो है ना? तापसी भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। फिर विशाखा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब चल तू थोड़ी देर मुझसे बात कर ले। इतने दिन से तो अपने उन खड़ूस पति के साथ है, तब भी तेरा मन नहीं भरा ना, अभी भी उनकी ही तरफ देख रही है। पता भी है ये सब करने के लिए मैंने बड़ी हिम्मत करके उनसे परमिशन ली थी। एटिंग से सजा हुआ होता है। 258 वार्निंग। तनय अपने रूम में आकर सबसे पहले शॉवर लेता है। वो शॉवर लेकर बाहर आता है। तनय अपने बाल टॉवल से साफ कर रहा होता है। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है, जिसे सुन तनय टेबल से एक रिमोट उठाकर उसका एक बटन प्रेस करता है, जिससे डोर का लॉक खुल जाता है। डोर खोलते ही अंकित अंदर आता है। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। वो तनय के पास आते हुए कहता है, तनय ये सारे पेपर्स है जो तुमने मंगाए थे। तनय अंकित की बात सुनते हुए सामने लगे सोफे की तरफ बढ़ जाता है और आराम से सोफे पर बैठते हुए अपना लैपटॉप खोल देता है। तनय अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखता है। तभी अंकित तनय से कहता है, तनय थैंक यू, तुमने मेरी बात पर गौर किया। पिछली रात जब अंकित ने विशाखा को बताया था कि तनय तापसी को लेकर कल अपने नए घर जा रहा है, जो तनय ने स्पेशली तापसी के लिए लिया है, ये सुनकर विशाखा अंकित से कहती है कि तापसी को हमेशा से ही अपनी शादी पूरी रीति रिवाज के साथ चाहिए थी। अगर तनय उसे उसके नए घर में लेकर जा रहा है तो बिना गृह प्रवेश किए तापसी के लिए उस घर के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि शादी के बाद सबसे खास रस्म तो यही होती है, एक नई नवेली दुल्हन के लिए उसके घर में उसका गृह प्रवेश। इसीलिए अब उसे कुछ नहीं पता, अंकित जाए और जाकर तनय से जाकर बात करे, चाहे परमिशन ले, पर तापसी के लिए वो उसे उसके नए घर में उसका गृह प्रवेश करने दे। विशाखा की बात सुनकर अंकित तनय के पास जाता है और उससे कहता है कि तापसी और लड़कियों जैसी नहीं है, जो बड़ी गाड़ी या बड़ा घर देखकर खुश हो जाए। वो तो एक साधारण सी सिंपल सी लड़की है, जिसे छोटी छोटी बातें ही बहुत खुश कर जाती हैं। इसीलिए क्या वो कल विशाखा को उसके नए घर में आने की परमिशन देगा, ताकि वो तापसी के वेलकम की तैयारी कर सके। उस वक्त तो अंकित की बात पर तनय ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, पर बाद में उसका सिर्फ एक वर्ड में मैसेज आया था, ओके। अंकित वो सब याद करके हल्का सा मुस्कुरा जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम तापसी से बहुत प्यार करते हो, पर सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं होता है मेरे दोस्त, कभी कभी जताना भी जरूरी होता है। तनय बिना अंकित की बात पर ध्यान देते हुए अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। तभी अंकित को फिर से कुछ ध्यान आता है और वो कहता है, और तुमने वो वीडियो जानबूझकर वायरल करवाया ना, ताकि ये उस इंसान तक पहुंचे जिसे तुम वार्निंग देना चाहते हो। अंकित की बात सुनकर तनय एक नजर उसकी तरफ देखता है तो अंकित एक तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, ज्यादा नहीं पर इतना तो तुम्हें समझता ही हूँ। इधर नीचे विशाखा, किंजल और तापसी एक साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। विशाखा ये देख लेने के बाद कि तापसी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, फिर गुस्से में कहती है, कैसे कैसे तुच्छ प्रजाति के लोग होते हैं इस दुनिया में, मतलब ना लेना एक ना लेना दो, फालतू में मेरी बेचारे ताशी को ड्रग्स दे दिया। भगवान करे कि कीड़े पड़े उस इंसान, कुत्ते से भी बदतर मौत मिले उसे, मैगी चाउमीन से भी बड़े बड़े लंबे लंबे कीड़े पड़े उसे पर। विशाखा की गलियां सुनकर तापसी कहती है, अरे बस भी करो विशु, कैसी कैसी गालियां दे रही हो, और वैसे भी हमें किसी को भी इतना गलत बोलने का कोई हक नहीं है। तापसी की बात सुनकर विशाखा गुस्सा होते हुए कहती है, देखो इस संत महात्मा को, वो इंसान इसे बेमतलब में परलोक पहुंचाने की पूरी तैयारी में था, और इसे है कि उस पर अभी भी तरस रहा है। विशाखा की बात सुनकर तापसी कहती है, तरस नहीं आ रहा है मुझे, मैं भी मानती हूँ कि ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए, पर तुम उसे इस तरह से बुरा भला कहकर अपना मुंह और मुंड दोनों ही खराब कर रही हो। तापसी आई की बात सुनकर माही अपने मन में ही कहती है, काश तुम जान पाती तपसी की जिसने तुम्हें करने की कोशिश की थी, उसे तनय सर ने बद से भी बदतर मौत दी है। फिर विशाखा तापसी को सॉरी बोलकर इस टॉपिक को खत्म कर देती है। इतने में अंकित भी नीचे आ जाता है। फिर वो तापसी को घर कर काम करने वाले स्टाफ से मिलवाता है। कुछ देर तक सब लोग बातें करते हैं
और फिर सब अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते। तापसी उन्हें वहीं रुकने के लिए कहती है, पर वो सब लोग मना कर देते हैं और कुछ ही देर में सब वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तनय अपनी रूम के आगे बनी बड़ी सी बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा होता है। उसके हाथ में एक जली हुई सिगरेट होती है, जिस पर अभी धुआं सा सुलग रहा होता है। इस विला से सामने दूर बहुत घना सा जंगल दिख रहा होता है और तनय बहुत गौर से उसी जंगल की तरफ देख रहा होता है। तनय को इस वक्त देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई जंगली शेर अपने शिकार पर अपना पंजा कसने के लिए तैयार बैठा हो। तनय अपने हाथ में पड़े सिगरेट का एक कस लेते हुए खुद से ही अपनी गहरी और बेहद सर्द आवाज में कहता है, मैंने दाना डाल दिया है, अब जाल में फंसना ना फंसना तुम्हारे ऊपर है। ये बोलते हुए तनय की नजर नीचे जाती है जहाँ सब लोग घर से बाहर जा रहे होते हैं। उन्हें जाता देख तनय भी बालकनी से अंदर रूम में चला जाता है। 259 I will never let you lose। सब लोगों को जाते हुए देखकर तापसी मेन डोर पर खड़े रहकर सबको बाय करती है और फिर डोर बंद कर वापस अंदर आ जाती है। वो अंदर आकर उस पूरे हॉल में एक नजर घुमाती है। वो बहुत बड़ा हॉल होता है। एक तरफ लिविंग रूम होता है, दूसरी साइड किचन और किचन के किनारे पर एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल रखा हुआ होता है। तापसी ये सब देख हो रही होती है। इतने में उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए तनय पर जाती है, जो इस वक्त ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जॉगर में एक अलग ही कहर बरसा रहा होता है। तनय के बाल हल्के से अभी भी गीले होते हैं। उसने पैरों में फ्लिप फ्लॉप स्लीपर पहनी हुई होती है। तनय एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए आ रहा होता है और उसका एक हाथ उसके जॉगर की पॉकेट में होता है। तापसी तनय को बस देखे ही जा रही होती है। तभी तनय तापसी की तरफ देखता है तो तापसी अपने होश में वापस आती है और फिर अपनी नजरें चुराते हुए खुद के मन में खुद से ही कहती है, पागल हो गई है क्या तापसी, अपने ही घर में अपने ही पति को ऐसे ताड़ रही है। फिर तापसी खुद के बेमान जज्बातों को संभालते हुए तनय की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, आपने इतना बड़ा घर क्यों बनाया? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कहीं इस पूरे घर में मैं ही ना खो जाऊं। तापसी की बात सुनते हुए तनय उसके पास आने लगता है और फिर उसके करीब बहुत करीब आकर खड़े होते हुए तनय अपना एक हाथ तापसी की कमर पर लपेट देता है और दूसरे हाथ को अपनी पॉकेट से निकाल कर तनय तापसी के बालों की ठीक करते हुए अपनी मजबूत आवाज में कहता है, डोंट वरी, आई विल नेवर लेट यू लूज। तनय की बात सुन तापसी अपना सर ऊपर कर तनय की तरफ देखती है। तनय भी तापसी को हो देख रहा होता है। फिर वो कुछ सोचकर तापसी से कहता है, तुमने हमारा रूम भी नहीं देखा है ना? ये सुन तापसी धीरे से अपना नामे हिला देती है तो तनय उसे एकदम से अपनी बाहों में उठाकर कहता है, ओके कम, लेट मी शो यू। तनय को खुद को इस तरह से गोद में उठाता देख तापसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपना एक हाथ उसके गर्दन के पीछे से रखते हुए उसके कंधे पर रखती है और दूसरा हाथ आगे से तनय के कंधे पर रखते हुए तापसी कहती है, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद से चली जाऊंगी। पर तनय तापसी की एक भी बात सुने बिना वापस से सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अक्षत, माही, साहिल और किंजल एक गाड़ी में होते हैं और अंकित विशाखा को छोड़ने के लिए उसे अपनी गाड़ी से लेकर जाता है। विशाखा विंडो से बाहर देखते हुए किसी गहरी सोच में होती है। वही अंकित बार बार एक नजर विशाखा की तरफ देख रहा होता है। विशाखा का इतना चुप बैठना उसे बहुत अजीब लग रहा होता है और अजीब लगता भी क्यों नहीं। विशाखा जो एक मिनट चुप नहीं बैठ सकती थी, वो आज काफी शांत और चुप बैठी हुई होती है। तभी अंकित के आगे एक चाय की टपरी दिखती है। वो चुपचाप से गाड़ी वहां पर रोक देता है। अंकित को गाड़ी रोकता देखकर विशाखा एक नजर बाहर की तरफ देखती है और फिर अंदर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ, तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? विशाखा की बात सुनकर अंकित अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है, आई थिंक आज वेलकम करने की प्रिपरेशन में तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही थका दिया है, इसलिए चलो चलकर गर्मा गर्म चाय पीते हैं। इससे कुछ ज्यादा तो नहीं पर तुम्हारी थकान थोड़ा सा तो कम होगी। विशाखा अपनी जगह पर बैठे बैठे ही एक नजर बाहर टपरी की तरफ देखती है और फिर अंकित की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, सच सच बताओ, तुम्हारी कहीं कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है ना इस चाय वाले से? विशाखा की बात सुनकर अंकित उसे अजीब तरह से देखते हुए कहता है, क्या क्या मतलब? अंकित की बात का जवाब देते हुए विशाखा कहती है, मतलब ये कि कहीं मुझे यहाँ सुनसान जगह पर चाय पिलाकर मुझे मारने का प्लान तो नहीं है ना तुम्हारा, ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि तुमने मुझे कैसे मारा? पर ये मत सोचना कि अगर मैं मर गई तो तुम्हें छोड़ दूंगी। अंकित विशाखा की बात सुनकर बड़ी हैरानी के साथ कहता है, तुम क्या सच में दिमाग से हिली हुई हो? देखो सच सच बताओ, बचपन में तुम्हारे सर पर कहीं चोट तो नहीं लगी थी ना? मतलब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने सिर्फ चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी और तुमने अपने ही मन से पता नहीं क्या क्या एज्यूम कर लिया। विशाखा उसकी बात सुनकर कहती है, एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ भी एज्यूम नहीं किया है,
तुम्हारी तो हरकतें ही ऐसी रही है मेरे साथ कि कुछ अच्छा भी करते हो उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ दाल में काला ही नजर आता है। ये सुनकर अंकित भी अब भड़कते हुए कहता है, हाँ क्योंकि तुम्हारी नजर और नजरिया दोनों ही काला है। वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है, वैसे ही तुम्हारा हाल है। मैं चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लूं, तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ बुराई नजर आ ही जाती है। यू नो वॉट, मेरी ही गलती है कि मुझे लगा कि तुम थोड़ा अपसेट हो, इसीलिए यहाँ पर गाड़ी रोक दी। फिर अंकित गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए कहता है, तुम्हें आना है तो आओ, वरना यहीं पर बैठी रहो। उसकी बात सुनकर और उसे बाहर जाता हुआ देखकर विशाखा को थोड़ा सा बुरा लगता है और फिर वो भी गाड़ी से बाहर निकल जाती है। इधर अक्षत भी माही के बिल्डिंग के नीचे अपनी गाड़ी रोकता है। वो चारों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। किंजल तो माही के साथ ही रह रही होती है, पर माही अक्षत और साहिल से कहती है, तुम दोनों भी अब रात को कहाँ जाओगे इतनी दूर, चाहो तो तुम भी यही रुक जाओ। माही की बात सुनकर अक्षत उसे मना करते हुए कहता है नहीं, और अक्षत के नहीं बोलते ही साहिल ओके बोल देता है। ये सुनकर अक्षत साहिल की तरफ घूर कर देखता है और साहिल उसे अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर कहता है, व्हाट, देख भाई कल से मुझे ऑफिस जाना है और अभी तक जितना भी काम इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तने वो सारा काम हमसे कल ही कंप्लीट करने के लिए खाने वाला है। तो मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी रात को अपने फ्लैट में जाऊं और फिर सुबह जल्दी ऑफिस आ जाऊं। माही का घर ऑफिस से बहुत पास है, इसलिए मैं सुबह आराम से भी ऑफिस जा सकता हूँ, तो मैं तो यही रुक रहा हूँ। 260 ख्वाब है या हकीकत। साहिल की बात सुन कि वो माही के फ्लैट पर ही रुकेगा। अक्षत माही की तरफ देखता है इस उम्मीद से कि माही क्या पता उसे खुद ही मना कर दे। वही माही जब अक्षत को खुद की तरफ इस तरह से देखता हुआ देखती है तो अपने कंधे उचकाकर कहती है, क्या या। उसे इस तरह से करता देखकर अक्षत चीढ़कर कहता है, कुछ नहीं, मैं भी यही रखूंगा क्योंकि मैं भी बहुत थक गया हूँ। ये बोलकर वो सीधा अंदर बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाता है। उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर साहिल कहता है, ये लड़का भी ना कभी कभी इतना अजीब तरह की हरकतें क्यों करता है, मुझे समझ नहीं आता, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। उसकी बात सुनकर वहीं पर खड़ी किंजल कहती है, कभी खुद के बर्ताव की तरफ देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें कि दूसरों को भी ऐसा ही फील होता है जब तुम भी बिना किसी बात के उनके साथ ऐसे पागल वाली हरकत करते हो तो। ये बोलकर वो भी वहां से बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। वही साहिल उन दोनों को हैरानी से जाता हुआ देखकर माही से कहता है, माही तुम बताओ, इन दोनों भाई बहनों के संग कुछ हुआ है क्या, ये दोनों ही इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। माही साहिल की बात सुनकर कहती है, मुझे नहीं पता यार, अब चलो यार यहाँ से क्योंकि मेरे पास और ज्यादा हिम्मत नहीं बची है खड़े रहने की। इधर अक्षत जैसे ही माही के फ्लैट पर पहुंचता है तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। अक्षत जब अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखता है तो उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। दूसरी तरफ तने तापसी को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम के अंदर लेकर आता है। तापसी जब अंदर आकर अपने रूम को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होकर फैल जाती है क्योंकि वो रूम नहीं बल्कि खुद में ही पूरा का पूरा एक घर होता है। तने आराम से तापसी को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। तापसी आगे बढ़कर देखती है कि सबसे पहले डोर के पास से लेकर कुछ दूरी तक एक बुक शेल्फ बनी होती है जिस पर कई तरह की बुक्स और फाइल्स रखी हुई होती है। उन बुक शेल्फ के बीचों बीच एक बड़ा सा चेस्टरफील्ड सोफा सेट लगा हुआ होता है। बीच में एक बड़ी सी सेंटर टेबल होती है। उससे थोड़ा आगे पर एक ग्लास वॉल होती है जिसके दूसरी तरफ एक बड़ा सा बेड लगा हुआ होता है। बेड से सामने की तरफ जाने में यानी कि थोड़ा आगे जाकर दूसरी तरफ तापसी देखती है तो वो और ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ होता है, यानी कि उनके रूम के अंदर ही एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ होता है। उसे देखकर तापसी तो दंग ही रह जाती है। उस पुल के एकदम साइड में वॉशरूम और वॉशरूम के अंदर ही एक बड़ा सा ड्रेसिंग रूम होता है। तापसी को तो ये सब देखकर समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो रियलिटी में है या किसी ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच गई है। तापसी हैरानी से ये सब देख ही रही होती है कि उसके पीछे तने आकर खड़ा हो जाता है। तापसी एकदम से पलटकर देखती है और तने को अपने पीछे खड़ा देखकर वो हैरान होकर कहती है, तने ये सब क्या। इसके आगे तापसी कुछ कहती तने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करवा देता है। तने तापसी के होठों पर अपनी एक उंगली रखकर अपनी दूसरी उंगली को उसकी चिन पर रख देता है और फिर उसकी चिन को ऊपर की तरफ कर देता है जिससे तापसी की नजर ऊपर सीलिंग की तरफ जाती है। सीलिंग पर नजर जाते ही तापसी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो देखती है कि ऊपर पूरी सीलिंग ग्लास डोर की बनी हुई है जिसके ऊपर तारों से भरा हुआ आसमान साफ नजर आ रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो वो आसमान ही उस रूम की छत हो। तापसी ऊपर की तरफ देखते हुए ही कहती है,
ओ माय गॉड, ये सब। इतना बोल तापसी तने की तरफ देखती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, प्लीज मुझे पिंच कीजिए, मुझे ये सब एक सपना लग रहा है, वो भी बहुत ही खूबसूरत सपना, विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे। तने तापसी की बात सुनकर उसे देखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊं? तने की बात सुन तापसी बड़ी ही मासूमियत से हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर तने कहता है ओके, और एकदम से अपना हाथ तापसी के सर के पीछे रखकर वो उसके सर को खुद के फेस की तरफ लाता है और फिर तुरंत अपने होठों को तापसी के होठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। तापसी भी अपनी आंखें बंद कर अपने दोनों हाथों को तने के सीने के पास रख देती है। तने तापसी को किस करते हुए ही वापस से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है, पर वो अभी भी तापसी को किस किए जा रहा होता है। तने तापसी को बहुत आराम और हल्के से बेड पर लेटा देता है और किस करते हुए ही वो उसके ऊपर आ जाता है। तापसी की सांसें अब गहरी और तेज हो चुकी होती है। तने तापसी के होठों को छोड़कर धीरे से उसके गले से उसका दुपट्टा हटाता है। तापसी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तने अपने होठ तापसी की गर्दन के पास रखकर उसे किस कर रहा होता है, जिससे तापसी शर्म से एकदम से दूसरी तरफ पलट जाती है। तने ये देखकर तापसी के कुर्ते की डोरी खोल देता था। इस वक्त तापसी की पतली सी गोरी गर्दन और उसके नीचे उसकी हल्की सी पीठ नजर आ रही होती है। तने धीरे से तापसी की गर्दन पर अपने होठ फेरते हुए उसकी पीठ पर भी किस करता है, जिससे तापसी कसकर अपने दोनों हाथों की मुठ्ठिया से बेडशीट पकड़ लेती है। इतने में तने का फोन रिंग करने लगता है, जिससे तने एकदम से रुक जाता है। वो अभी भी कुछ दिनों तक तापसी के साथ अपनी हदें पार नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी अभी ही तो तापसी की बॉडी रिकवर हुई थी। तने तापसी से अलग होता है, जिससे तापसी उसकी तरफ पलट कर देखती है। तने तापसी को खुद की तरफ देखता देखकर हल्के से झुककर उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, इम्पोर्टेंट कॉल है। तो तापसी मुस्कुराकर कहती है, आप बात कर लीजिए, मैं तब तक चेंज करके आती हूँ। तने तापसी की बात सुनकर कहता है और अपना फोन लेकर वहां से उठकर बाहर की बालकनी की तरफ चला जाता है। तापसी भी तने के जाते ही एक लंबी सांस लेती है, जो तने के करीब रहने से कब से वो खुलकर नहीं ले पाई थी। तापसी जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अंदर जाकर तापसी देखती है कि उस पूरे ड्रेसिंग रूम में उसके लिए हर तरह की कई ड्रेसेस रखी हुई है। एक तरफ पूरा का पूरा शू रैक भरा हुआ होता है